नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज एक खास कार्यक्रम जो कि पूर्वी दिल्ली, जो कि दिल्ली की एक अहम सीट है, लोकसभा सीट है, इसके दोनों प्रत्याशी यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से कुलदीप कुमार को टिकट मिला है, जो कि आपके न्यू कोंडली से विधायक भी हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को इस बार टिकट दिया। आपको बता दें, पहले 2019 का जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर गौतम गंभीर जो है यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन टिकट बंटवारे से ऐन पहले उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। उनका ट्वीट आया था, इसके बाद में बीजेपी ने यहाँ से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। आज नवभारत टाइम्स में इन दोनों प्रत्याशियों का आमने सामने बैठा के एक हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत नवभारत टाइम्स के तमाम जो संवाददाता हैं, यहाँ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनसे सवाल और जवाब करेंगे। आखिरकार पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कैसे विकास होगा, जो कि यमुना पार की ये सीट है, काफ़ी अहम सीट मानी जाती है, लेकिन हमेशा से ही यहाँ के ऐसा लगता है कि आगे दिल्ली का कोई दूसरा इलाके में आप प्रवेश करें, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो कि कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, वहाँ उससे दिल्ली को निजात कैसे दिलाया जा सकता है। ये तमाम सवाल इन दोनों प्रत्याशियों से होंगे, आमने सामने हम लोग करेंगे। आपको ये जो पूरा डिबेट कार्यक्रम है काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कठिन सवाल यहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट जो कि एनबीटी के नेशनल ब्यूरो की टीम है वो इनसे सवाल करेगी और जवाब मांगेंगे कि आखिरकार चुनाव में जो आप जनता के बीच में वादे ले जाके कर रहे हैं, लेकिन धरातल में आप ये बताइए कि अगर आप विधायक हैं या फिर आप सांसद बनने जा रहे हैं तो आपको क्या आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, किसके तहत आप पूर्वी दिल्ली का विकास करेंगे। तो फिर बिना वक्त ज़ाय के आइए चलते हैं इस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, जहां पर दोनों नेताओं से तीखे सवाल हम लोग करने वाले हैं। वो मुद्दे हम जनता के सामने लेकर के जाते हैं, चाहे वो कोविड के टाइम में मोदी जी द्वारा फ्रंट से लीड करके इंडियनाइज वैक्सीन को बनाना, और ना केवल बनाना बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को 250 करोड़ से ज़्यादा डोजेस का लगना, स्मूथली लगना, जिसकी वजह से इंडिया की मृत्यु दर कोविड के टाइम में सबसे कम देखी। बहुत बड़ी बात। उस समय से लेके आज तक मोदी जी ने ये भी चिंता की थी कि देश में कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। उसके लिए जो उनकी अनधन योजना है, उसमें दिल्ली के 78 करोड़ और देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना, उनको बिना कुछ दिल्ली के 78 लाख होंगे शायद, दिल्ली के 78 लाख लोगों को, दिल्ली के 78 लाख लोगों को और देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना। और वो भी उन्होंने अभी कल जो संकल्प पत्र जारी किया, कहा कि वो भी आगे तक भी जारी रहेगा। ये मैंने कुछ एक दो बातें बताई। और पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सराय काले खां से लेकर जो मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, वो उसमें जाम से भी मुक्ति मिली है, पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिली है। आज सराय काले खां से गाजीपुर तक जो हमारा यूपी बॉर्डर तक का रास्ता है, 7-8 मिनट्स में कवर होता है, पहले 30-35 मिनट लगा करते थे। वहीं से रैपिड मेट्रो जो मेरठ के लिए है वो भी प्रारंभ होने वाली है, वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वहीं अक्षरधाम से सहारनपुर तक की एलिवेटेड रोड और हाईवे बन रहा है। ये बड़े डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जो अब तक हुए हैं। आगे के लिए भी हमारी योजनाएं हैं, जो आगे पूछेंगे तो बता। कुलदीप, देखिए, अगर विशेष तौर से मैं एज ए कैंडिडेट अभी पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो मुझे बड़े दुख के साथ आपके इस पे कहना पड़ रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल पूर्वी दिल्ली के ख़राब किए हैं, 2-2 सांसद यहाँ से दिए। पहले 2014 से लेकर 19 तक महेश गिरी जी रहे, लेकिन महेश गिरी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक इस दिल्ली के लोगों के लिए कभी कोई काम करने का काम नहीं किया। काम तो छोड़ दीजिए, वो लोगों के सुख में दुख में कभी खड़े नहीं हुए, लोगों की मुसीबत में कभी खड़े नहीं हुए। 2019 के बाद 2024 में गौतम गंभीर जी आए और 2019 से लेकर वो 24 तक रहे। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, 2019 से 24 तक गौतम गंभीर जी ने इस दिल्ली के लिए एक भी काम नहीं किया, और ना ही वो कभी जनता के बीच में आए, ना कभी जनता के बीच में आके उनसे मिलना जुलना हुआ, कभी वो गायब रहे। मतलब 10 साल पूरी दिल्ली के लोगों के बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब की बार पूरी दिल्ली के लोग ये बदला जरूर लेंगे कि जो एक घमंड भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि भाई हम किसी को भी लेके आएंगे और वो आएगा और चुनाव जीत जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरी दिल्ली के लोग इस पर अब की बार बात जरूर करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने जो डेवलपमेंट किया है
जो इन्होंने कहा कि हमने राशन देने का काम किया है। दिल्ली की सरकार राशन देती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई जाती हैं दिल्ली के अंदर, पहली बात है। लेकिन दूसरा विषय, एक बड़ा गंभीर विषय दिल्ली के अंदर है जो मैं रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में 78 लाख राशन कार्ड है, लेकिन दिल्ली का कोटा 78 लाख राशन कार्ड का बहुत समय पहले पूरा हो चुका है। लगातार दिल्ली के खाद्य मंत्री के द्वारा, दिल्ली की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को बार बार ये कहने के बाद, निवेदन करने के बाद कि आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, दिल्ली के राशन कार्ड बन जाए, तो दिल्ली के आज भी 7-8 साल से लगभग राशन कार्ड दिल्ली में बंद है। मुझे लगता है दिल्ली के लोग इस बात का जवाब जरूर भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे कि उन्होंने अभी तक राशन कार्ड दिल्ली के, मतलब दिल्ली के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है, दिल्ली के लोगों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है। दूसरी बात आती है कोविड काल की। कोविड काल में मैं दावे से बात कह सकता हूं कि कोविड काल में लोग कभी भी इस केंद्र की सरकार को भूलेंगे नहीं, जिसने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया, जिसने दिल्ली के लोगों की सांसें रोकने का काम किया, दिल्ली की जनता की ऑक्सीजन रोकने का काम किया। जब दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सरकार और दिल्ली के सारे विधायक जमीन के ऊपर खड़े हुए थे, लगातार काम कर रहे थे, सैनिटाइज करा रहे थे, घर घर तो राशन पहुंचा रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर पीछे केंद्र में बैठ के केंद्र की सरकार जो सौतेला व्यवहार दिल्ली के लोगों से कर रही थी, उनकी उन्होंने ऑक्सीजन रोक दी। कई हॉस्पिटल, बत्रा जैसे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए। मुझे खुद याद है एक वाक्य, धर्मशिला हॉस्पिटल के अंदर 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। मैं खुद गाड़ी लेके गया हूँ गाजियाबाद, और गाजियाबाद से प्राइवेट में लड़ाई झगड़ा करके हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ला के दिए। हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल घर में बैठकर राजनीति कर रहे थे, ताली और थाली बजा रहे थे। इन्होंने ये करने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की आपकी दिल्ली साथ ही बोल दूं, मनोहर जी आपकी बारी है तो बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नहीं ऑक्सीजन का जवाब मैं दे दूं या बाद में? नहीं, बाद में दे दीजिए, बाद में देंगे तो ज्यादा अच्छा। दूसरी बात आती है वैक्सीन की। आप ये लगाइए, आज जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खुलासा इस देश में होता है तो पता लगता है कि वैक्सीन कंपनियों से किस प्रकार से मोटा मोटा चंदा लिया गया। वो वैक्सीन कंपनी ट्रायल नहीं हुआ। आज उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग चर्चा होनी चाहिए कि इस देश में वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हुए, वैक्सीन से लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है, उस पर एक अलग चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया वो बहुत दुखद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्वी दिल्ली के लोगों को कि अब की बार पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच में उनका बेटा, उनका भाई, जो लगातार उनकी सेवा में, चाहे कोविड काल हो, पूरी दिल्ली के लिए हर संघर्ष में खड़ा रहा हो, चाहे विश्वास में सीलिंग की बात हो, हर जगह में खड़ा रहा, तो निश्चित रूप से अब की बार उनका बेटा है। और अब की बार इस दिल्ली के अंदर हम जीत के आएंगे और निश्चित रूप से सारे काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिस विजन के साथ आप पूरी दिल्ली में हम जा रहे हैं। तो वो 2 मिनट में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं, फिर हम अगला बिल्कुल। कोविड के टाइम में आम आदमी पार्टी के नेता समेत केजरीवाल और 62 विधायक सड़क पे नहीं थे, इनके फोन उठते नहीं थे, ये लोग जनता के बीच में नहीं थे, जनता हाहाकार मच रही थी। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन केजरीवाल साहब की सरकार को भेजी, इनके पास 15 दिन तक कंटेनर नहीं हुए। लाखों लोग केजरीवाल और उनके मंत्री और विधायकों के कारण हताहत हुए, मारे गए। इनके पास कंटेनर्स नहीं थे ऑक्सीजन को लेने के लिए। और जहाँ तक बात है, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने 500 स्कूल की बात की थी, 20 अस्पतालों की बात की थी और 20 कॉलेजेस की बात की थी। क्या पूर्वी दिल्ली में एक भी नया अस्पताल खुला? क्या 5, 7, 10 जहाँ से भाई साहब, इसको हम थोड़ा अगले क्वेश्चन में ले लें, अगले में ले लीजिएगा। लेकिन और कोविड के टाइम में जब दिल्ली की सरकार को फ्रंट से जनता के बीच में होना चाहिए था, उस समय केजरीवाल साहब लिकर पॉलिसी बना रहे थे भ्रष्टाचार करने के लिए। और उस समय वो अपने जो बंगला है उस पर 52 करोड़ रुपए कैसे खर्च होने हैं उसके लिए पॉलिसी बना रहे थे। जनता की तरफ ध्यान देने की बजाय उनका ध्यान अपने भ्रष्टाचार पर था, जिसके कारण से आज जेल में है। जवाब दूं? देखिए, इन्होंने मेरे ख्याल से अगर आप अभी दे दीजिए, अच्छा, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे रहेगा तो जो मैंने तो पहले पॉजिटिव बात की है, इन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए तो मेरा जवाब देना तो बनता है। क्योंकि मैं पहले भी यही स्पष्ट किया कि हमारा टीवी वाला नहीं कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, वो हम नहीं कह रहे कि आप ना लगाए। आप राशन कार्ड की बात करते हैं तो राशन कार्ड दिल्ली की सरकार का डोमेन है। 10 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है दिल्ली के लोगों की राशन कार्ड की। वृद्धावस्था पेंशन 8 साल से दी नहीं है केजरीवाल साहब की सरकार ने। तो ये एलिगेशंस जनता इनसे पूछ रही है। अच्छा, हमारा जो अगला सवाल है, आप दोनों ही यमुना पार से हैं, दोनों यमुना पार की एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको जो है अगुवाई करेंगे आप लोग। अभी भी दोनों ही MCD दिल्ली सरकार आप दोनों ही रहे हैं उसमें, तो आप मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से जानते होंगे अपने निर्वाचन क्षेत्र को।
कुछ हिस्सा थोड़ा सा आपका साउथ दिल्ली भी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो है यमुना पार का आता है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि आप लोगों का अपने क्षेत्र के बारे में क्या विजन है, कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आपको लगता है कि जो सबसे पहले हल होनी चाहिए और कैसे आप लोग उसको हल करेंगे, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, अगर मैं पूर्वी दिल्ली की विशेष तौर पर बात करूँ तो पूर्वी दिल्ली के अंदर जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लंबे समय से मांग चली आ रही है कि वहाँ पर मेट्रो होनी चाहिए, ठीक है। और मेट्रो की बार बार मैं आवाज़ दिल्ली विधानसभा में उठा चुका हूँ, लेकिन साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, एक सांसद का सहयोग चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं विधायक होने के नाते 80,000 से वोट से जीता हुआ विधायक उनके लेटर तक रिसीव नहीं किए गए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में। जब हम मेट्रो के मुद्दे को लेके गए तो आज मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि मैं वहाँ पर मेट्रो लेकर आऊँ। आज भी इस दिल्ली में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो आज भी जिनको फ्री होल्ड नहीं हो पाई हैं। डीडीए से फ्री होल्ड कराना उनका एक बड़ा हमारा एक चैलेंज है, हम उनको फ्री होल्ड कराना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को वो सुविधाएं मिल सकें। दूसरी बात, भाई ममता जी ने यहाँ पे कहा था कि भाई दिल्ली सरकार ने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, 20 कॉलेज बनाने का वादा किया था। पहले मैं इस दिल्ली के बारे में बता दूँगा आपको। इस दिल्ली में एक हॉस्पिटल है लाल बहादुर शास्त्री, वो हॉस्पिटल 100 बेड का है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ। आज 450 बेड का हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार हो चुका है, अगले 1 से 2 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करता हूँ, अगर और भी ज़मीन डीडीए हमें दे देता हॉस्पिटल के लिए तो निश्चित रूप से एक और नया हॉस्पिटल हम वहाँ बना सकते थे। और स्कूलों की बात करता हूँ, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की इसलिए बात करूँगा, मैं एक चुनाव विधायक भी हूँ। मेरे यहाँ पर 6 स्कूल हैं, 6 स्कूलों की हालत बहुत खच्चर थी, बहुत खटारा थी, बहुत ख़राब हालत थी। आज उन स्कूलों के अंदर 50-50 क्लासरूम, लैब, क्या बोलते हैं, लिफ्ट के साथ बनकर शानदार स्कूल तैयार हो चुके हैं और उनके अंदर कब्रों की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये क्यों हुआ? हमने दिल्ली के अंदर 22,000 से ज़्यादा नए कब्रें बनाए। अगर डीडीए हमें लैंड दे देता तो हम 500 स्कूल ही बना सकते थे। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली के लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपका बेटा, आपका भाई सांसद बन के जाएगा तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि डीडीए से ज़मीन लेके आए। दिल्ली में हमारी सरकार है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार का पैसा काफ़ी है। ज़मीन हम डीडीए से लेकर आएंगे। जिन जिन विधानसभाओं के अंदर हमने जगह नोटिफाई की हुई है उन जगहों को पास कराकर वहाँ पर डिस्पेंसरी बनानी होगी, डिस्पेंसरी बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, किसी के लिए कोई केंद्र बनाना होगा बुजुर्गों के लिए वो बनाएंगे और उसको तैयार करने का काम करेंगे। पूरी दिल्ली के डेवलपमेंट में एक बड़ा काम करने का हमने एक प्लान हमारे पास है जिसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। वो मेट्रो पे एक सवाल मैं पूछूंगा, पहले आप अपनी बात रखें। मैं कुलदीप भाई से भी पूछ लेता हूँ। 4th फेज ऑफ द मेट्रो के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने डांटने के बाद 2, 3, 4 पेशियों के बाद दिल्ली सरकार को ऑर्डर किया कि पहले 400 करोड़ रुपए जमा कराओ। भाई, मेट्रो का काम तो रोका ही दिल्ली सरकार ने और 400 करोड़ रुपए कोर्ट के ऑर्डर के बाद जमा कराने पड़े, अपने आप से जमा नहीं कराए। और अभी फिर 4th फेज का अनदर 2 लाइनें अभी अप्रूव हुई हैं। उसमें फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो प्रोजेक्ट रहता है पर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा देना होता है, जो केजरीवाल साहब बिल्कुल नहीं देते। आज निगम भी इनकी है। पहले जब हम निगम में मेयर थे 13,000 करोड़ रुपए का पेंडिंग है, उसका आज बढ़ता हुआ 20,000 हो गया होगा, अब भी तक नहीं दिया। तो खाली मैं बोलूँ कुलदीप भाई, हाँ, अब भी हॉस्पिटल बनाने की बात इन्होंने ही करी थी, हमने तो नहीं करी थी। कोई वायदा तो पूरा करना चाहिए ना। 500 स्कूल है, कम से कम 50 तो नए बना देते। क्लासरूम बढ़ाना उससे काम नहीं चलता है। और क्लासरूम का भी बड़ा घोटाला आरटीआई से निकल के आया था। 5 लाख रुपए एक क्लासरूम में लगने चाहिए थे, 25-25 लाख रुपए लगे। घोटालों की सरकार है बिल्कुल। यही हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला, डीटीसी का घोटाला, शराब का घोटाला तो सर्वविदित है ही। इसके अलावा डीडीए की लैंड की बात करते हैं, इतनी लैंड मैं आपको बता सकता हूँ हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर के लिए, क्योंकि लैंड का यूज़ स्पेसिफाइड होता है। हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉटेड लैंड है जिस पर इनको सिर्फ काम करना था, प्रोजेक्ट लेकर के आना था, नहीं लेकर के आए। मैं स्पेसिफिक लैंड भी बता देता हूँ, जो जीटीबी हॉस्पिटल के साथ और इबास के बीच की जो लैंड है, चाहे वो हमारे एरिया में ना आती हो, वो हेल्थ सेक्टर की लैंड है। और वहाँ पर कम से कम जीटीबी जैसे 10 टाइम्स बड़े हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, नहीं बनाया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए मैं एक बात बता दूं, इन्होंने इसमें एक सवाल वो भी मेरे दिमाग में भी आ रहा था, मेट्रो वाला जो है,
मेट्रो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसमें 50-50% दोनों की भागीदारी है, दिल्ली सरकार की भी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की। एमडी आपका है, चेयरमैन इनका होता है। तो प्रपोजल जब जाता है तो वो पहले दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि डीपीआर बनाने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो कह रहे हैं तो डीपीआर का किसी स्टेज पे कुछ आइडिया है आपको कि कुछ है? देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा याद है कि अब से पहले इसमें लगभग 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2018 के आसपास की, वहाँ की फेज़ 3 जब मैं नहीं था उस इलाके में, वहाँ के लोगों ने कुछ उसकी शुरुआत की थी। दिल्ली गवर्नमेंट से कई कम्युनिकेशंस हुए और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको आगे परस्यू भी करने का काम किया। और आपने कहा एमडी हमारा है। देखिए, मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा एमडी किसका है किसका नहीं है, इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं 50-50 वाला बता रहा था, इसलिए वो 50-50 आज क्या हो चुका है, वो 100-100 हो चुका है। वो सबको पता है कि दिल्ली में आज सर्विसेज के मैटर्स में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्स है वो किसकी है किसकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रात को फैसले आते हैं, सुबह बदल जाते हैं, सुबह रात को फैसले सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, सुबह अध्यादेश में बदल जाते हैं। तो आज मैं बस ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पर मेट्रो लाना हमारा एक विज़न है और मेट्रो ट्रेन को हम लेकर आएंगे एज ए सांसद। उस इलाके को मेट्रो ट्रेन से जोड़ना मेरा एक लक्ष्य है, क्योंकि वहाँ पर जब मयूरा फेज़ 2 तक लाइन आई हुई है, मयूरा फेज़ 1 तक आई हुई है, उसको फेज़ 3 तक वसुंधरा एन्क्लेव तक लेके जाना हमारा एक लक्ष्य है, जिसको हम लेके आगे हमें बढ़ना है उसके साथ साथ। अभी आप कुछ हाँ, अभी आप लोगों ने दोनों ने ही डीडीए की बात भी उठाई है, लैंड का भी उठाया है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या जिसमें आप दोनों शायद सहमत ही होंगे कि हर बार पार्टियां ये वायदा करती हैं कि हम जब आएंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो ताकि जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। तो आप दोनों की पार्टियां अलग अलग टाइम पे कर चुकी हैं ये वायदा दिल्ली वालों से जो है, तो वो लेकिन अमल में नहीं आया। अब आपको क्या लगता है कि ये इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप लोग वायदा कर चुके हैं और हुए नहीं, तो अब क्या इस विषय को छोड़ दें, दिल्ली वाले भूल जाएं, या आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए और वो हो तो कैसे हो? देखिए, क्या अड़चन है? देखिए, मैं बताया था हम तो पहले भी ये जब 2019 में चुनाव में आए थे तो हमने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हर बार दिल्ली के लोगों से कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार उस मुद्दे से मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली के जनता के वोट का अधिकार आधा है और अब तो आप पूर्ण राज्य छोड़ दीजिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं। वो खुलेआम ये बात हर मन से कहते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें इस देश के संविधान को बदलना है। तो आप पूर्ण राज्य के दर्जा वाली आज कहीं की बात करी, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो दिल्ली से किए, दिल्ली के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। अगर नहीं दिया होता तो आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं खड़ी होती। आम आदमी पार्टी क्यों खड़ी हुई? क्योंकि इन लोगों ने जो वादे किए, पूर्ण राज्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं इस पर आज भी सहमत हूँ, हमारी सरकार सहमत है। और फिर बता रहा हूँ, 2024 का चुनाव हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि दिल्ली को, अगर इंडिया अलायंस सरकारी देश में बनती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात के लिए लोगों इंश्योर करना चाहिए कि इन्होंने 3-3, 4-4 बार लगातार झूठ क्यों बोला। 10 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने कहा हम पूर्ण राज्य दर्जा देंगे, 10 साल में इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा क्यों नहीं दिया और मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज हर्ष मल्होत्रा जी ये भी स्पष्ट करें आपके यहाँ पे। आम आदमी पार्टी जब जन्म ले रही थी उस समय इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इस बात पे अपनी पार्टी बनाई थी, वो आंदोलन था। और जिनके भ्रष्टाचारों की ये बात करते थे आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है। शीला जी के ऊपर एफआईआर होनी थी, सीएम बनने के बाद केजरीवाल साहब ने कोई एफआईआर नहीं करी है और आज फिर उन लोगों से गठबंधन है। बच्चों की कसम खाई और वो कहाँ गई पता नहीं, उसके बाद भी गठबंधन किया है। उस समय सरकार बनाई, आज फिर गठबंधन करते हैं। ये अपने वायदों पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार बिल्कुल भी नहीं टिकी। मैं फिर रिपीट भी कर सकता हूँ, 500 स्कूल में से 50 तो बनते हैं, 20 महाविद्यालयों में से 5 तो बनते हैं। इस बार सवाल ये वाला था पूर्ण राज्य, जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है। दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ की मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये अपने आप में संविधान के अनुसार है। अगर संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करें तो बाबा साहब के संविधान का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और बाबा साहब की रिस्पेक्ट अगर करी तो मोदी सरकार ने करी। उनके 5 स्थानों पर पंच तीर्थ मोदी सरकार ने बनाए हैं, पहले की सरकारों ने नहीं बनाए। और
केजरीवाल सरकार ने भी क्या किया है उसके लिए। आज अगर 100 साल पुराने कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान में अमेंडमेंट नीति के अनुसार होती है, संविधान के अनुसार होती है, उसके पार्लियामेंट के प्रोसीजर के अनुसार होती है। अगर 1000 से ज़्यादा कानून जो अंग्रेज़ों के समय के थे, जिनकी वजह से जनता को प्रॉब्लम होती थी, उनको हटाया गया या रिपील किया गया, तो उससे जनता को फ़ायदा ही हुआ है। अगर 370 और 35A हटाया है तो आज कश्मीर में जाके देखिए ना, आतंकवाद भी उसके कारण से ख़त्म हुआ है और कश्मीर के लोगों की बहाली हुई है। अभी फुल स्टेट पे बात नहीं होनी चाहिए, आपका फुल स्टेट क्या पे राय? बात फुल स्टेट पे बात हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन कानून के अंतर्गत होगी, जो हमारा संविधान कहता है उसके अंतर्गत। देखिए बड़ा मतलब मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुख भी इस बात को लेके हो रहा है कि उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार, संविधान में प्रावधान, तो क्या प्रधानमंत्री जी को संविधान के बारे में नहीं पता था? क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर बार अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, तो यानी कि झूठ बोलती है? तो देखिए, इनकी बातों को विश्वास नहीं है। इन्होंने बात करी भ्रष्टाचार की। अगर मैं भ्रष्टाचार की आज बात करूं तो ये बात पूरे देश को स्पष्ट है कि जब से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा इस देश में आया है, ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा लेकर धंधा देने का काम किया। और ये बोलते हैं मुकर गए। मुकर कौन गया इस देश में? प्रधानमंत्री जाकर कह के आते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसिंग उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। प्रधानमंत्री कह के आते हैं हसन मुश्रीफ को कि चीनी मिल का घोटालेबाज है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। हेमंत शर्मा को ये लोग कहते हैं कि ये तो वाटर स्कैम का घोटालेबाज है, अपनी पार्टी में इसको शामिल करा लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल की जैसे भाजपा में शामिल होता है, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल तुरंत उसकी सीबीआई उसकी केस बंद कर देती है, जगन भुजबल का सीबीआई चार्जशीट खो देती है। आप सोचिए इस देश में हो क्या रहा है। 25 नेता जो थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनमें से 23 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये भ्रष्टाचार व्यवहार है। इस बार को करने के लिए प्रधानमंत्री जी देश में आए थे और ऐसी कंपनी चंदा लिया कि जो बच्चों की दवाई बनाती थी, जिन्होंने बच्चों की सैंपल फेल हो गए, उस कंपनियों से चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये देश ने सब देखा है। इनके चाल चरित्र चेहरे को सब जानते हैं कि इनका चाल चरित्र कैसा है। ये अगर अपनी उस पर आ जाए, जब इनको सत्ता चाहिए होगी ना, तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें पीडीपी समझौता करना पड़ेगा, तो पीछे हटने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाती है और फिर जो अफजल को शहीद मानने की बात करते थे और फिर बाद में आके ये नैतिकता की बात करते हैं। किस बात की नैतिकता इनके अंदर है? कुलदीप जी, पानी एक बेसिक ज़रूरत है और दिल्ली में अभी ताज़ा रिपोर्ट आ रही है कि पानी को लेकर झगड़े में मौत हुई। उसकी डिटेल क्या है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि दिल्ली में पानी का संकट है कई इलाकों में। तो उसको लेकर कहाँ कमी रह गई? केंद्र की योजना या दिल्ली सरकार की योजना में कहाँ दिक्कत है जिसके कारण आज भी पानी का संकट है? गंदा भी है पानी, पीने का पानी गंदा भी है, लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। और कुलदीप भाई ने कहा, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कुलदीप भाई से। कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट से टिकट दी है, जिसने खुलेआम पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है वो, देश के टुकड़े होंगे। अफजल गुरु की फांसी पे शर्मिंदा हैं वो लोग आज तक। उसको इन्होंने टिकट दी है और उसका साथ दे रहे हैं। आज गठबंधन तोड़ना चाहिए था ना। राष्ट्रवादी नियत कहाँ गई? राष्ट्रवादी होना चाहिए ना। हर्ष जी, सवाल पानी पे था, ये राष्ट्रवाद ये राष्ट्र का मुद्दा है जनाब। मैं पानी का भी जवाब देता हूँ। अब इन्होंने कहा पानी का जवाब भी अफजल गुरु को कहते थे। मैं तो कह रहा हूँ, आपने अफजल गुरु के शहीद मानने वाली पार्टी के साथ आपने समझौता कर लिया, सरकार चलाई, और उसी मोमेंट की इसकी बात कर रहे हो, उसमें जो थी शैला रशीद, नाम तो शायद क्या नाम था, शैला रशीद, वो उस मूवमेंट में थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कहते थे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी पटका पहनते ही बिल्कुल देशभक्ति सर्टिफिकेट दे दिया। ये कौन सा सर्टिफिकेट देश के अंदर बांटते घूम रहे हैं? के बारे में भी बताइए। तो उसके ऊपर बांटते घूम रहे हैं। आप इनसे पानी की बात पूछोगे, ये गाँव की बात बताएंगे। आप इनसे कहीं और की बात बताओगे, जल बोर्ड का जो 65,000 करोड़ का घोटाला है, उसका जवाब कुलदीप भाई नहीं देंगे। मैं देता हूँ ना जवाब। 65,000 करोड़ का घोटाला है, पीने का पानी गंदा आ रहा है आज भी। और केजरीवाल साहब जेल से बैठ के आतिशी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जहां पे पानी नहीं आ रहा, मतलब मानते हैं ना पानी नहीं आ रहा, जहां पानी नहीं आ रहा वहां टैंकर से पहुंचा दो। अरे 10 साल आप जेल के बाहर थे, उस समय पानी नहीं पहुंचाया आपने, आज ये नौटंकी क्यों? पीने का पानी साफ तो दीजिए। और जो टैंकर घोटाले की बात, जिसकी वजह से ये शीला जी पर FIR करना चाहते थे, अपनी सरकार आते ही उन्हीं टैंकर माफिया के साथ इनके हैंड इन ग्लव्स हो गए। आज जल बोर्ड में भी जो 65,000 का घोटाला है, उसका कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास।
पानी कहाँ से आएगा? घोटाले के बाद पानी नहीं आ सकता। पानी तो सीधा दिल्ली सरकार के अंदर ये बार बार घोटाले की बात करते हैं। मैं तो ये आप कहता पानी हूं की बताइए भाई कि साहब। आज तक 1.5 साल से ज़्यादा शराब घोटाले की जांच चल रही है। 1.5 साल में हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ बैठे हैं, शराब बता के घोटाले जाएं के- कि तो मैं ही इन्होंने पूछ लेता हूं, जवाब नहीं है। इन्हें 1.5 साल के अंदर क्या एविडेंस मिले। आज उप मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, जो 3 बार दिल्ली मुख्य और बड़े मैंडेट के साथ 70 में 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें, इतना बड़ा मैंडेट है। चुनाव से पहले उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 1 रुपये की रिकवरी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पता लगा, अब इस देश का में खुलासा हो गया कि शराब घोटाला तो हुआ, लेकिन वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। कैसे किया? जो साउथ लॉबी के किंगपिन जिनको बताते थे वो शरद चंद्र रेड्डी, वो ऐसा कैसे होता है कि वो शरद चंद्र रेड्डी जो 10 बयान में कहता है मैं मुख्यमंत्री को नहीं जानता, और इस ईडी जो है उसके 10 बयान छुपा देती है, और 11वें बयान में जब वो जेल चला जाता है वो कहता है मुख्यमंत्री को जानता, और 5 करोड़ का चंदा लेके उसकी इंटरिम बेल होती है, और 55 करोड़ चंदा लेके उसकी परमानेंट बेल होती है। वो चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के किसके खाते में गया? बीजेपी के खाते में गया। वो दूसरा सरकारी गवाह जो मुंटा रेड्डी है वो जाके टीडीपी के साथ जो उनका अलायंस है उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगा चुनाव लड़ता है। पानी की बात ये देश बताइए सब भाई देख साहब। रहा है और देश जवाब कुलदीप जी, पानी की कुलदीप जी, सुनिए। ऐसा लगे पानी भी जवाब नहीं दिया। हाँ। दूसरी बात देखिए, दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली में कुछ जगह अगर कहीं आप बताएंगे आइडेंटिफाई करके दिक्कत है तो निश्चित रूप से दूर करेंगे। लेकिन 10 साल आज में नहीं हुई मुख्यमंत्री भाई। जी ने अगर ये चिंता जाहिर करी, वहां से क्यों करी? क्योंकि हम लगातार पिछले 1 साल से दिल्ली विधानसभा के सेशन में हम कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ हैं वो मंत्री को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं 6 महीने से। वो दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं जो दिल्ली के, वो चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। सरकार मंत्रियों की बाईपास किया जाता है। क्यों किया जाता है? आज चुनी हुई सरकार को, मैं दिल्ली की बात बार बार क्यों करता हूं, आज दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जनता ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, और आज आप इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाना चाहते हो। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अधिकारी धमकाते हैं और उनको कहते हैं कि बात मत सुनना मंत्रियों की। तो आज इसलिए मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि आप जमीन पे जाइए, लोगों के लिए पानी इंश्योर कीजिए। और फिर बता देता हूं, दिल्ली की उन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर 14 से ज़्यादा कॉलोनियाँ दिल्ली के अंदर थी जिनमें मुख्यमंत्री जी ने पानी की पाइपलाइन डालने का काम 10 साल में हम लोगों ने करने का काम किया है, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। और फिर बोल रहा हूं, आज भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कितनी अफसर लॉबी को लगा ले, कितने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा ले, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री, हम उनसे काम करा के रहेंगे। समय लग सकता है, लेकिन अब सोचिए, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद भी फंड रिलीज नहीं किया जाता दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, उसके बाद भी दिल्ली जो वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो फंड रिलीज नहीं करते हैं। दिल्ली की पूरी सरकार मिलकर वहाँ पे विधायक विधानसभा बोलते हैं कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आधी रात को आके दिल्ली के अधिकार छीने जाते हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ, सब लोगों से, कि आज आपके सामने स्पष्ट है कि एक वो सरकार जिसने केंद्र में बैठ के केवल दिल्ली के लोगों के हक और अधिकारों को छीनने का काम किया, आपके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। आज दिल्ली के लोगों के पास समय है जेल का जवाब वोट से देने का, वो जेल का जवाब वोट से दे और भारतीय जनता पार्टी को सख्त करने का काम करे। कुलदीप जी, बड़ा मूलभूत पीने के सवाल पानी था, पर- एक सेकंड हंसी, मैं बड़ा मूलभूत सवाल पानी का था, और चर्चा राष्ट्रवाद पे भी हुई, कन्हैया पे भी हुई, शहला राशिद पर भी हुई। लेकिन आप ये एक चीज़ तो एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पर कमी है, पानी की वजह से समस्या है। ये बात अलग है कि आप केंद्र सरकार के कारण कर नहीं पा रहे। नहीं, देखिए मैं फिर बताया था, पानी भी केंद्र दिल्ली में- सरकार के कारण नहीं कर रहे हैं, दिल्ली तो में- इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली केजरीवाल में- साहब को। दिल्ली में हर जगह प्रधानमंत्री फ्री देश में पानी खड़े देने होकर की बात कहते हैं की कि थी। कांग्रेस मुझे काम नहीं करने दे रही है, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। प्रधानमंत्री से बड़ी पोस्ट इस देश में कौन सी होगी? आप प्रधानमंत्री लोग कहते कांग्रेस हैं रोक भाई। लेगा? आप बताइए, प्रधानमंत्री मंच से खड़े हो रैली में कहते हैं मुझे कांग्रेस काम नहीं करने देते हैं लोग। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको कौन रोक लेगा काम करने से? आपके पास तो सुपर जिसको पावर है, मुख्यमंत्री अब इसको रोक रहा है, क्या वही चाहिए? रोक रहे अब होते आपको हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दें हम लोग? आप समझिए। दूसरी बात आई पानी की बात, बिल्कुल मैं मान सकता हूं गर्मियों में दिल्ली में कई जगह दिक्कत होती है, सर्दियों में भी उनका गंदा सॉर्ट पानी आउट आता होता है है, साहब। उनका सॉल्व होता है। और भारतीय जनता पार्टी की पोल तो खुल चुकी है। पूछो कैसे? दिल्ली विधानसभा के अंदर इनके नेता दीपक बिदुड़ी जी पानी की बोतल लेके आए, उसमें गंदा नील मिला के लेके आ गए। जब वो दिल्ली विधानसभा ने उसको चेक कराया तो पता लगा केमिकल मिला के भाजपा वाले आए थे। तो ये कहीं भी झूठ बोल सकते हैं, कहीं भी पानी की बोतल में खुशी भर के ले जाते हैं और कहते हैं गंदा पानी आ रहा है। मैं फिर पानी- कहता हूं दिल्ली की पानी पर जनता झगड़ा तय करे। होता है और मौत हो मैं जाती फिर है। कहता हूं दिल्ली इसका की- जवाब दे दीजिए। दिल्ली की जनता ये तय करे कि दिल्ली की जनता ये तय करके बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिल्ली के कामों को रोका है, नहीं रोका। अभी हर्ष जी ने बताया नहीं, मैंने से पूछा क्या वो जल बोर्ड का सीईओ मंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? वो कैसे बाईपास कर सकते हैं एक
मिनिस्टर की बात को, एक चुनी हुई सरकार के मिनिस्टर को आप एक दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए इनको कोई नहीं रोक सकता। एक अधिकारी दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए कौन, आपने पानी की पाइपलाइन डाली है ना जी, आप डबल स्टैंडर्ड एट ए टाइम कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं बताता हूँ, आप डबल स्टैंडर्ड एट ए टाइम कैसे कर सकते हो? जब हमने पानी की पाइप, में आप लिख दीजिएगा इसको भी, हमने पानी की पाइपलाइन डाली तो दिल्ली के खिलाफ अध्यादेश नहीं आया था। सर्विसेज का मैटर हम सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के आए, आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के आए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज के फैसले को पलटने वाली देश में पहली सरकार ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार थी, जिसने आधी रात को अध्यादेश लाकर दिल्ली के अधिकारों को छीनने का काम किया। इनको क्या डर था? एक बार बताइए, दिल्ली में सरकार हमारी है, ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचारी जब सवाल हमसे पूछ रहे हैं और सवाल जब हमसे का पैसा नहीं हो रहा जी, दिल्ली की जनता का अगर पैसा लेगा तो सरकार को अध्यादेश भी लाना पड़ेगा। समझिए, मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप ये बताइए, जो आपने कहा 5 साल जनता ने हमको दिए, अब हम काम करेंगे तो जनता हमें दोबारा चुनेगी, हम काम नहीं करेंगे जनता हमें नहीं चुनेगी। तो आखिर केंद्र सरकार को सर्विसेज छीनने का ऐसा क्या जल्दबाजी थी, क्या अधिकार था जो दिल्ली सरकार के सर्विस छीना गया? अब आप सोचिए, एक चपड़ासी मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो काम करता है, अगर वो काम ढंग से ना करे तो मुख्यमंत्री जी के पास ये पावर नहीं है कि उसको ट्रांसफर कर सके। आज मैं एक विधायक हूं और मेरी विधानसभा का जय अगर ढंग से मेरे कहने से काम नहीं करता तो मेरे पास ये पावर नहीं है मैं उसको ट्रांसफर कर सकूं। हाँ, एलजी के पास ये पावर जरूर है, लेकिन एलजी के साथ तो वो देखिए दिल्ली में एक अलग खेल चल रहा है। जो दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगा, जो दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगा, बेचारा वो काला पानी की सजा में अंडोबार निकोबार जाएगा, वो अधिकारी, वो आईएएस ऑफिसर। और जो दिल्ली को बर्बाद करेगा, वो बढ़िया प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेगा, बढ़िया फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा, बढ़िया पोस्ट पे बैठेगा। तो दिल्ली के लोग अब की बार, मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली के 7 के 7 सांसद, ये बिल अध्यादेश आया लोकसभा के अंदर तो 7 के 7 सांसद बैठ के ताली बजा रहे थे। अब की बार दिल्ली की जनता ने 6 के 6 टिकट उड़ा दिए, 6 टिकट बदल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार सोच लीजिए, अगर इतना अच्छा काम इन्होंने 10 साल में किया होता ना तो भारतीय जनता पार्टी को 7 में 6 टिकट नहीं बदलने पड़ते। आप सोचिए, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। इसी तरह मिलता जुलता सवाल आपके वोटर्स का भी है, पूर्वी दिल्ली से आकाश जी का सवाल है। कुलदीप भाई की कुछ बातों का जवाब दे दूं। इसके साथ ही दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए भी अगर इन्हें दिक्कत आती है तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इनको क्यों रहना चाहिए सरकार के अंदर, जबकि 100% डोमेन दिल्ली की सरकार का है? भाई साहब बोलने दीजिए ना, आप 10 मिनट बोले, मैंने 1 मिनट नहीं बोला बीच में। अब पानी पिलाने के लिए भी तो ये मना कर दें कि हम दिल्ली की जनता को पानी नहीं पिला सकते, तो पिला रहे हैं। फिर आप अरे दोनों डबल स्टैंडर्ड। मैंने कहा भाई कुलदीप भाई मैं बोल लूं, तो क्या पिला रहे हैं? कुलदीप भाई मैं बोल लूं, गलत कोट मत करिए आप। आपने कहा कि आप दिल्ली की जनता को पानी नहीं पिला सकते। संघर्ष करना पड़ेगा, कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए। संघर्ष करके करो ना जी। आप दिल्ली की जनता को पानी नहीं पिला पा रहे, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज क्यों हैं? मुख्यमंत्री जेल में है। उन्होंने 2013 में कहा था, और वो वीडियो रील सबने देखी होगी, कि मनीष अगर मेरे ऊपर आरोप भी आए तो मुझे भी पदमुक्त कर देना। ये बात दूसरी है कि उन्होंने मनीष को पहले जेल में भेज दिया। पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा है जिसके पास कोई विभाग नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई मंत्रालय नहीं। पूरे देश में बताइए ना एक भी मुख्यमंत्री ऐसा हो तो। अब अगर लिकर स्कैम के भ्रष्टाचार की बात करूं तो मैं 2 साल से 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूं, कुलदीप भाई से भी पूछता हूं, उसका उत्तर दें। अगर पॉलिसी ठीक थी तो वापस क्यों ली? पहली बात। दूसरी बात, ठेकेदारों की, शराब के ठेकेदारों की कमीशन 2 से 12% क्यों की? ये सब समझ में आता है कि वो जो 10% है उसका क्या होना है, 80-20 होना है कि 50-50 होना है? इसका जवाब एक बार भी हम 2 साल से पूछ रहे हैं इनसे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री समेत। हो सकता है ईडी के सामने दे रहे हों। तीसरा, एयरपोर्ट के शराब के ठेकेदारों को 140 करोड़ क्यों माफ कर दिए भाई? ऐसा क्या ले लिया आपने? पंजाब का और गोवा का इलेक्शन लड़ना था क्या? भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आई हो, वो पार्टी, देना बॉस, बिल्कुल देना जवाब। और आप मोदी सरकार के एक मंत्री पर कोई आरोप भी बताइए, और वही केजरीवाल साहब हैं, आज सरकार जेल से चलाना चाहते हैं और जेल के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। क्यों रिजाइन नहीं करते? क्या आम आदमी पार्टी में नेताओं का अकाल है? या सुनीता जी मुख्यमंत्री बनेगी तो चलो उनको ही बना दो, कम से कम सरकार का काम तो होगा। इन सब बातों का जवाब तो देना चाहिए ना। पहले मैं जवाब दूंगा, नहीं छूट जाएंगे। हर्ष जी, जो इन्होंने कहा आपने कि सीएम के पास में कोई पद नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर आप इस बात को यहाँ पे इस चर्चा में कि उनके पास शायद उनके पास अच्छा मंत्रिमंडल हो, उनको नहीं रखना कोई पद? वो तो मंत्रिमंडल जेल में है भाई साहब। अच्छा वाला मंत्रिमंडल तो जेल में है, लेकिन इसका नहीं, इसका एक और जवाब है।
आप बताइए पूरे देश में कहीं कोई एक भी मुख्यमंत्री ऐसा है? इसका जवाब तो हाँ या ना में दे दीजिए। अरे ये मुख्यमंत्री के वो आप शायद सकता है। आप बहस मेरे से कर रहे हैं, किसकी तरफ से कर रहे हैं ये आपको पता होगा, माफी चाहता हूँ। नहीं, इसका जवाब दे दीजिए ना। दरअसल पानी इसका का जवाब दे मसला- दीजिए। पानी का मसला हर ओर से गुजरता चला गया, लेकिन अभी तक वो जवाब जो था मिलना कुलदीप जी को देना है ना, कुलदीप जी की सरकार है दिल्ली में, मैं पहले इनको जवाब- पानी पिलाना है दिल्ली को। मैं पहले जवाब दे दूं। 65,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है, उसका जवाब दे दें। ये भी दूंगा। देखिए इन्होंने अभी आपने इनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बने, कौन रहे, मंत्रिमंडल में कौन आए, वो सरकार का फैसला होता है, वो मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत, वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र का फैसला है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का, एक ना गांव में कहते हैं छीका होता है, छीका जो ऊपर लटका देते हैं उसमें, तो बिल्ली नीचे बैठी होती है और वो देखती है छीका फूटे और मैं खाऊं, छीका फूटे और मैं खाऊं। अब भारतीय जनता पार्टी बेचारी 25 साल से बैठी हुई दिल्ली के अंदर, सूखा पड़ा हुआ, छीका फूटे और मैं खाऊं। अभी सोच रहे हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और हम बने, हम मुख्यमंत्री इस्तीफा दे हम सरकार को गिराएं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे हम दिल्ली की योजना को रोकें, दिल्ली के लोगों के पानी के बिल को रोकें, दिल्ली की योजना को। तो इनके बेचारों को ख्वाब है, लेकिन बताऊं छीका फूटेगा नहीं, बिल्ली को मिलेगा नहीं, बिल्ली बेचारी ऐसे ही परेशान रहेगी। दूसरी बात इन्होंने जल बोर्ड की बात की, मैं ये कह रहा हूं आपने पानी की बात करी, आप हर्ष मल्होत्रा जी ये बात क्यों नहीं करते हो कि एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसकी कैबिनेट आज एक स्कीम लेके आती है कि हम दिल्ली की जनता के बढ़े हुए पानी के बिल, जो कोविड काल के अंदर लोग जाके सर्वे नहीं कर पाए थे, बिल की यूनिट नहीं ले पाए थे, उसकी स्कीम दिल्ली की सरकार जब लेके आती है तो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या फाइनेंस सेक्रेटरी के पास कौन सा ऐसा अधिकार है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का आए हुए स्कीम को रोक देते हैं? और फिर आप बोलते हो कि हम तो कुछ करते नहीं है, वो कैसे रोक देते हैं? लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम संघर्ष करके, हम संघर्ष करके, सुन लीजिए अभी आपकी बारी, आपकी तरफ से जो कैबिनेट बोल गया वो कब गया, कैसा आपकी बारी आएगी तो बोलिए, उसमें सच बोल दीजिए, झूठ मत बोलिए, बस मैं ये कह रहा हूं। बोलिएगा। तो आज भी मुख्य वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो अधिकारी कौन है जो मंत्री के आदेश को टाल देता है? बनी हुई इसकी जल बोर्ड से, जो जल बोर्ड से पास हुई स्कीम हो उसको रोकने का काम करता है जिसको के लिए हम फिर भी कहते हैं, मैं दिल्ली के लोगों से कहता हूं पानी कैसे देंगे आप, इसका मैं दिल्ली के लोगों से कहता हूं कि वो स्कीम को माफ कराएंगे, आपके पानी के बिल को माफ कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे हम लेके आए ना, खूब रोकने की कोशिश करी, एलजी साहब ने फाइल पास नहीं करी, मुख्यमंत्री गए 11 दिन धरने पे बैठे, पूरी कैबिनेट गई, फाइल पास करा के ले। काम तो हमें कराना आता है भारतीय जनता पार्टी वालों से, एक कितने एलजी बैठा के दिल्ली के लोग कितने भी काम कर ले, हमें काम इनसे कराना आता है, और ये कितना भी कर ले। मैं बता रहा हूं अगर दिल्ली के लोगों को आज जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही है ना, पानी पर जो मौत हो जाती है झगड़े में, वो नहीं उसको खत्म करने का काम करे। तो कुलदीप जी, हर्ष जी दोनों ही हैं। जो पानी का मसला चल रहा है, 1 मिनट, पानी की शॉर्टेज है दिल्ली में, ये सबको पता है। और अभी हरियाणा पे डाल देंगे पानी की शॉर्टेज, 350-400 MGD पानी की शॉर्टेज है दिल्ली में। पाइपलाइन के थ्रू भेजना वो अलग चीज़ है। तो जो बुनियादी कमी है पानी की, वो कैसे दूर करेंगे? आप भी चुनाव मैदान में आप भी हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग? पानी लोगों तक पहुंचे कैसे होगा? पानी मतलब में आपने पाइपलाइन डाल दी, पानी नहीं है तो आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, मैं बताता हूँ जी, मैं पॉइंट बताता हूँ जहाँ पर टैंकर माफिया के लोग हैं, वो जो पानी पाइपों में जाता है उस पे इतने बड़े बड़े इन्फिल्ट्रेशंस हैं कि वहाँ पे टैंकर भरे जाते हैं इलीगली, और वो टैंकर माफिया को पोषित करती है दिल्ली की केजरीवाल साहब की सरकार। एक जगह बता दीजिए, अगर मैं बता रहा हूँ भजनपुरा के पास जो 6 फुट की जो पाइप साउथ दिल्ली में आ रही है, आप जाके देखिए, आप अभी जाके देखिए, वहाँ पर बड़े बड़े फुवारे छूट रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि वो नीचे से निकल रहे हैं। मैं शिकायत क्यों करूँगी? आप लोगों को नहीं दिखता क्या? सवाल ये है जो गैप है पानी का, उसे कैसे पूरा करेंगे? शॉर्टेज है वो कैसे पूरा होगा? दिल्ली में बैठे हैं, इन्होंने अभी तक कुछ सोचा होगा? अगर आप सरकार में होते तो आपके पास क्या विजन होता? कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, इस समय दिल्ली में जो सरकार है उसके पास इस तरह की बातें सोचने का कोई सोच नहीं है। भ्रष्टाचार से बाहर निकलेंगे तो सोच पाएंगे। जब हम लोग दिल्ली की सरकार में आएंगे, जब आएंगे ही 2025 में, तो हम इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, क्या आपने आम आदमी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई ऐसा पत्र लिखा कि हमें इतना पानी चाहिए? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस बात की चिंता ही नहीं। अगर लिखा हुआ तो क्या करेंगे बताइए? दिखाइए, अगर आप लिखेंगे लिखा हुआ तो क्या करेंगे? दिखाइए ना। मैं अभी मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं मंगा देता हूँ पत्र, आप बोलिए। दिखा दीजिएगा, अभी मंगा देता हूँ। अगर आप दिखा दीजिए, अगर आप बोल एक छोड़िए, मैं आपको कितने दिखा दूंगा।
आप बोलिए, मैं एक नहीं बोल रहा। मैं आपने क्या एनबीटी को दूंगा, पत्र प्रिंट लिखा वो आप करिएगा। बताएंगे। मैं एनबीटी को दूंगा, बिल्कुल करना आप चाहिए प्रिंट इन्हें करिएगा। प्रिंट। मैं यूपी गवर्नमेंट लेकिन का उसके साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट का भी दूंगा और आपको मैं हरियाणा गवर्नमेंट का भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि जैसे कैसे कोविड की गंदी वैक्सीन के राजनीति लिए होकर ऑर्डर किया था, वैसा ही पत्र लिखा कैसे, होगा। देखिए दिल्ली के पास ना कोई पानी है तो नहीं, पानी तो नहर से आना है, हरियाणा से आना है या उत्तर प्रदेश से आना है, ये दो जगह से पानी आता है। अब आप समझ लीजिए कि क्या राजनीति दिल्ली के साथ हो रही है। लेकिन मैं फिर भी उसके बाद कह रहा हूँ, उसके बाद भी दिल्ली की सरकार ने जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम किया है, जो आज आप देखेंगे हमारे संजय झील लेके, आप सोचिए हमने एसटीपी प्लांट से पूरी एक लाइन लेके आए, उस संजय झील के अंदर जो ट्रीटेड वाटर है उसको डालने का काम करेंगे, उससे वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उससे पानी का फायदा मिलेगा। दूसरा स्मृतिवन पार्क मेरे हमारे फेज 3 के अंदर है, उससे एक लाइन लेके गए एसटीपी वाटर की, हमने जो हमारा ट्रीटेड वाटर है और अब उसको रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर को। और उसके साथ साथ यमुना की जो पूरी बेल्ट है वहां पर हमने बोरवेल करा के यमुना की बेल्ट पे उसको कराने का काम किया, वहां पर हम आरओ प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, उससे पानी को करेंगे। लेकिन आप समझिए सरकार फिर भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, सरकार उसके बाद भी लगातार काम कर रही है, जो इनसे काम करना था वो उसको नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है। रिसाइकिल करने का भी एक तरीका बताता हूं। जो दिल्ली का पानी है, अगर यमुना साफ की होती, यमुना के 3000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए थे, गंगा साफ हुई है, वो सर गंगा बिल्कुल साफ है हाँ, जनाब, पूरी गंगा आप साफ है। चलिए आप अपना तो बताइए ना, यमुना जी कहाँ साफ हुई, यमुना आप अपना बताइए ना, यमुना जी कहाँ साफ हुई। आप 2015 में केजरीवाल साहब बोलते हैं मैं डुबकी लगवाऊंगा, 2019 में बोलते हैं, 20 में बोलते हैं, आचमन भी लेके दिखा दें, आप में से कोई भी लेके। 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे, खर्च नहीं करे, भ्रष्टाचार में डुबो दिए वो पैसे। 18 गंदे नाले, कितने अधिकारी 18 गंदे नाले, वो भी करेंगे साहब, 18 गंदे नाले जमुना जी में गिरते हैं। 3000 करोड़ रुपए इस बात के लिए मिले थे कि उनके आगे सीटीपी प्लांट लगाए जाएं। फाइल ही नहीं बनी, प्रोसेस ही नहीं है, 3000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में जाने हैं। मैं पानी के बता रहा हूं, अगर वो सब रिसाइकिल होकर के आएंगे तो वो पानी किस तरह से यूज किया जा सकता है उसका भी प्लान हो सकता बताइए है। ना, बताइए जल नाले बना देते हो आप। मैं कोई पानी का इंजीनियर नहीं हूं जनाब। सवाल है। मैंने आपको बताया ना कि आप बताइए यमुना की सफाई पर क्या किया आपने 10 साल में, इसका उत्तर दीजिए। पूर्वी दिल्ली के कुछ वोटर्स ने सवाल भेजे हैं, आप दोनों के लिए भेजे। और आकाश जी का सवाल है हर्ष मल्होत्रा जी से कि उनका कहना है कि पिछले 10 साल में बीजेपी के 2 सांसद रहे, तो उन्होंने क्या काम किया, अगर आप गिना सकते हैं तो उनको गिनाइए, और अगर उन्होंने काम किया तो फिर अगर उन्होंने काम किया तो उन्हें बदला क्यों गया। और उनका एक सवाल ये भी है कि मैनिफेस्टो में आपने रोजगार की बात नहीं की है, युवाओं को रोजगार की बात नहीं की है, ऐसा क्यों? मैंने बैठते ही काम गिनाए थे जो डेवलपमेंट दिल्ली में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए किया। जो मेरठ एक्सप्रेसवे, उससे पॉल्यूशन भी कम होता है, उससे टाइम और पैसा भी बचता है और ट्रैफिक हैजर्ड से भी बचाव होता है। आज 7 मिनट लगते हैं उसमें। अब दिल्ली की, और उसका शिलान्यास मोदी जी ने किया, उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। आज अक्षरधाम से सहारनपुर का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, वो भी बीजेपी के सांसदों ने ही वहाँ पर किया है। केजरीवाल साहब ने कहा हमारे पास निगम आ जाएगी तो हम कूड़े के पहाड़ जीरो कर देंगे 1 साल में। 1.25 साल हो गया है। अगर वो कूड़े के पहाड़ का 15 मीटर डाउन किया तो गौतम गंभीर ने अपने फंड से टर्मोइल मशीन लगा करके किया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप रोज रात को जाकर के देखिए, ट्रक के ट्रक कूड़े उठाते हैं और दूसरी जगह जाकर के भेज देते हैं। इधर की टोपी इसके सिर से उठा के दूसरी टोपी पे, तो भी उससे कम होने वाला नहीं है। देखिए आपने एक मिनट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कुलदीप जी। ये 15 मैं साल मना नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने 40 फीट कम करने का दावा कर रहे हैं, जो वो भी खोखला है। मैं खुद गया था उस साइड पे जब गौतम गंभीर ने दावा किया था, उसके बाद गौतम गंभीर टिकट कट गया क्योंकि दावा झूठा। और मैं आपको डेवलपमेंट का बताता हूं, 15 साल में कूड़े का पहाड़ लगाया आपने। एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने 15 साल में आपको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है ना जी। मैं डेवलपमेंट बता रहा हूँ 10 साल में हमने क्या किया। चलिए बता दीजिए पहले। 2 केंद्रीय विद्यालय जमुना पार में खुले हैं नए, और जो शास्त्री पार्क वाला जो चौराहा है, उस चौराहे के लिए पीडब्ल्यूडी ने फंड रिलीज करने से मना कर दिया दिल्ली सरकार ने। एलजी साहब से बात करके लेना पड़ा। अब सुनिए, और वो सुनिए, इन्होंने एलजी से पैसे ले लिए सीधे। अब हर जगह की देना तो दिल्ली सरकार को ही पड़ा, एलजी साहब के ऑर्डर के बाद देना पड़ा। पीडब्ल्यूडी ने दिया, उन्होंने बनाया, कागजों में है, मैं कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूँ। भैया आपने करा ही नहीं 10 साल में कुछ, अगर कर देते तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। एलजी का कौन सरकार है दिल्ली में?
उनके पास कौन सा LG पैसा है? कोई सरकार उन्होंने नहीं है, कौन से हेड से पैसा दिया? LG ने पैसा नहीं कौन से दिया, हेड से दिया LG बताइए? ने, बता रहा हूँ ना, बताइए कौन से हेड से बता दिया? रहा हूँ ना, LG ने दिल्ली सरकार से हाँ। दिलवाया, तभी तो वो शास्त्री कैसे- पार्क वाला नहीं, चौराया वो बन कैसे पाया, दिलवा देंगे? ट्रैफिक हैजर्ड हुआ। किसके थ्रू दिलवाया? 10,000 DTC मल्होत्रा की जी, बसों अपनी का बातों में फ्लीट, फंस गए आप। 10,000 DTC बातों का, अपनी बातों मुहावरों में का फंस और गए आप। बातों का खेल नहीं है, आप फैक्ट्स का अपनी खेल बातों में है। फंस गए। 10,000 अगला DTC सवाल की पूछिए बसें, राहुल। नहीं मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ बॉस, मैं आपको बता रहा ये वाला हूँ। जवाब है। 10,000 DTC की बसें नहीं लाने की बात की थी केजरीवाल साहब ने। आज 2,500 बसें हैं DTC के फ्लीट में। आज तो वो भी- इलेक्ट्रिकल बस 5,000 से वो ऊपर भी पहुंच चुकी है। मैं बता रहा हूँ साहब, वो भी दिल्ली कहाँ से से आई हैं, सबसे वो भी बड़ी- बता रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं इसके ऊपर बता दूं, वैसे तो मिनिस्टर को बताना चाहिए था दिल्ली के फेम- डेवलपमेंट के बारे में, ये बहस इस दिल्ली पे थी, फिर मैं बता देता फेम हूं। फेम दिल्ली- योजना वाली सुन लीजिए, 1300 सुन बसें लीजिए, दिल्ली मोदी जी की सरकार ने दी है, खाली- और उसके ऊपर स्टिकर लगाने की कोशिश दिल्ली- करते हैं केजरीवाल दिल्ली साहब। इस देश में फेम नहीं, योजना चेक करिए दिल्ली अभी कहाँ वर्ल्ड से आई में है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस वाली सिटी है, बताया था हर आपको। चीज जो और सवाल है। सीसीटीवी पर वो कैमरे कहाँ में से आई, वो सबसे तो कवरेज मोदी वाली सरकार सिटी ने दी ना, दिल्ली सरकार ने तो नहीं दिया ना। नहीं हर चीज वो जो देखिए, सवाल है- भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और छोटी सी पार्टी डरती है, छोटी सी पार्टी से। आप पहले बोल लीजिए, मैं बताता रहा हूँ, छोटी सी पार्टी डरती है। आप बोल लीजिए, मैं कौन बोल डरती है? लूंगा। मेरे में बहुत संयम ये है, बताइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलते जा रहे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोला, बोलूंगा जवाब आपके दिया बीच आपकी में। बात का। नहीं, वो हर जी आप जवाब भारतीय दीजिए, जनता वो पार्टी अच्छा रहेगा। 17 करोड़ कार्यकर्ताओं का राजनीतिक विश्व का सबसे बड़ा दल है, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार बहुत जगह पे आप इंसिडेंट्स देख सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता कभी सत्ता में जाता है और कोई सत्ता का कार्यकर्ता संगठन में आता है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हिमाचल सरकार में मंत्री थे, उनको दिल्ली बुलाया गया, राष्ट्रीय महामंत्री हुए, उनका उपयोग संगठन में करने की बात है। ऐसे ही ये भी जो बदल है खाली दिल्ली में नहीं है, बाकी सब जगह भी, बहुत जगह भी ऐसा बदल हुआ है, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है। अगर प्रवेश जी के जिम्मे फिर राजस्थान का चुनाव लगाया गया ना, उनकी वहां की उपयोगिता है। 10 साल तिवारी जी वो की जगह कार्यकर्ता 10 मिला साल आपको? वो संगठन का 10 साल वो मिलेगा, चिंता मत अच्छा, करो। मिलेगा ना? जैसे तिवारी कांग्रेस जी को को, बता दीजिएगा, ये बात जैसे मिलेगा। कांग्रेस को मैं ही बता दूंगा, जैसे कांग्रेस को कन्हैया मिला, आप उसकी सपोर्ट हाँ। कर रहे हैं, उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला, आप ही दे देते, आम आदमी पार्टी वाले ही दे देते। हम पे तो हमने- ये पार्टी की पॉलिसी रहती है, हाईकमांड का निर्णय है। संगठन का कार्यकर्ता सत्ता में जाता है, सत्ता का कार्यकर्ता संगठन में आता है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्रालय छोड़कर राष्ट्रीय महामंत्री बने थे, और हमारे तो आदरणीय मोदी जी भी पहले संगठन महामंत्री थे, उसके बाद वो इसमें सीएम गुजरात बनाया गया उन्हें। देखिए, मैं भी कह देता हूँ, मैं बिल्कुल एक स्पष्ट बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि संगठन कार्यकर्ता कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, वो अलग विषय है। जो लेकिन- जवाब सॉरी एक सेकंड, जो जवाब इन्होंने दिया था कि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मंत्री होगा, क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सत्ता में जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं फिर आपके अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस दिल्ली के लोगों को बता देता हूँ कि 5 साल पहले महेश गिरी बदले गए थे, 5 साल बाद गौतम गंभीर बदले गए, और 5 साल बाद हर्ष मल्होत्रा जी। पहली बात तो यहाँ अब की बार चांस से मुझे नहीं पता क्या है, कहते वरना कहते इनका- रुक गए कि मैं वरना- 5 साल वरना सांसद बन इनका- जाऊंगा, नहीं, उसके बाद बदला कोई- जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह देता हूँ, हाँ बोल देता हूँ कोई बात कि नहीं। अगर नहीं, वो हर्ष मल्होत्रा सच जी तो निकल ही अगर- आता है, हाँ, उसमें कोई मैं बात कह देता हूँ, पूरी कह देता हूँ, अगर 5 साल हर्ष मल्होत्रा जी बन गए तो 5 साल बाद ये भी बदले जाएंगे। तो इसलिए इस दिल्ली के लोग अब की बार ध्यान रखें कि उनको जो ये भग जाते हैं ना बार बार, अच्छा छोड़ के क्यों भागते, समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैं अगर चुनाव हारता हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, जाऊंगा, ये महेश गिरी जी 5 साल हारे, गुजरात वापस चले गए, गौतम गंभीर जी हारे, संन्यास लेके चले गए, ये तो समझ में नहीं आता ना भाई, ये फंडा क्या है। तो गौतम मैं कह रहा हूँ गंभीर कि हारे अब नहीं की- है, उन्होंने पहले ही अपनी क्रिकेट की व्यस्तताओं के कारण बताया कि मैं क्रिकेट में व्यस्त रहूंगा। तो 5 साल क्यों खराब किए लोगों के? नहीं, एक खराब जवाब- कहाँ किया, उन्होंने सर, डेवलपमेंट किया भाई। एक जवाब और दो, सोनी जी, उनके समय में ये सारी डेवलपमेंट हुई जो मैंने बता रहा हूँ। 1300 फेम योजना की जो वो सब इलेक्ट्रिक बस सब है, दिल्ली उनकी सरकार उसमें का, है। सब चाहे एनएच, झूठ मत चाहे बोलो दिल्ली यार। से निकलने वाला झूठ मत नेशनल बोलो हाईवे यार। हो, उसमें दिल्ली सरकार का योगदान होता है, देखो, दिल्ली झूठ सरकार का बोलोगे, फंड होता है, तो झूठ झूठ बोलिए। बोलोगे, वो भ्रष्टाचार आपने में अंडरपास फंसोगे यार, बनाया मत था, बोलो, please। झूठा जाके उद्घाटन कर दिया था, आज वो जाके खराब हो चुका है, उसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है कैग की, वो आप सबको पता है कैग की रिपोर्ट ने क्या क्या खुलासे किए वो पता है। लेकिन एक मिनट, दूसरी बात मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने खजूरी के अंदर वो गोल चक्कर बनाया शास्त्री पार्क पे, और पैसा सरकार ने नहीं दिया, पैसा हम एलजी से लेके आ गए। एलजी से नहीं लाया, एलजी ने दिल्ली सरकार से दबाव में दिलवाया। एलजी ने दिल्ली सरकार दिलवा दिया, तो आप बाकी काम आप अपने आप ही दे देते क्यों नहीं ना। करवाते हो? आप अपने आप दे देते, आराम से तो हो जाता। अरे भाई एलजी साहब से बोलो कि वो पीडब्ल्यूडी छोड़ दें, वहां तो हम काम कर लेंगे, जल बोर्ड में भी कर लेंगे। एलजी साहब के अधीन सीधा सीधे 2 डिपार्टमेंट आते हैं दिल्ली में,
सर मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में दो ऐसे आपको डिपार्टमेंट ट्रांसफर हैं के लिए जो- अपने अरे हक सुन क्यों तो चाहिए? लीजिए, क्यों सुन तो उसमें लीजिए। एक ट्रांसफर पे हजारों लाखों रुपए मिलते हैं, तो मोदी जी इसलिए लेते हो चाहिए, पैसे? मोदी जी इसलिए लेते हो चाहिए, पैसे? इसलिए मोदी जी चाहिए। लेते हैं, उनके पास अधिकार मोदी है। जी का क्या लेना देना इस यूपी में बात से? योगी जी लेते हैं यूपी में, आप बताइए। यूपी में तो जो सरकार है वो नहीं, अपने आप करती नहीं, है इस काम वही तो को। बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट किसके बाद है यूपी में? आप ही लोग करते हैं ये भाई। बताइए किस- यूपी में हम करते आप हैं। ही लोगों को यूपी में तकलीफ भी हम इसी करते हैं। बात की है। यूपी में आप कैसे किस- करेंगे? कौन करता है? वो तो कभी भी नहीं कौन कर पाएंगे करता है यूपी बताइए? में तो कौन आप- करता है? यूपी में तो आप कभी भी नहीं कर नहीं, पाएंगे। सर कुलदीप जी और मल्होत्रा जी, आप दोनों बड़े सम्मानित लोग हैं। कौन करता है यूपी में बताइए? आप दिल्ली यूपी की में कौन चिंता करता है? करो, यूपी की अरे चिंता आपने कहा योगी ना, जी कर लेंगे भाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पे वो पैसे आपको चाहिए होते हैं, परेशानी यानी यही कि है योगी जी पैसे ले करते हैं ट्रांसफर। हर्ष जी और पोस्टिंग में जो हर्ष करो- जी, दोनों लोगों नियत से की मेरा बात है ना मेरा जी। निवेदन है, अगले सवाल की तरफ हम नियत लोग की बात बढ़ते है हैं। ना। पूर्ण राज्य की बात ही इसीलिए थी कि ये सारी जो दिक्कत है वो इसीलिए है ना कि यहाँ ये पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कौन कहाँ से किसको चला रहा देखिए है, मैं वही इसका बात एक है। लॉजिकल आंसर देता हूं आपको। किसी भी स्टेट में देख लीजिए, वहां पर ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और वहां राज्य की सरकार होती है, और वो भी ग्राम पंचायत में तो कोई सिंबल नहीं होता है, पर म्यूनिसिपैलिटीज में सिंबल भी होता है। बहुत जगह पर सिंबल म्यूनिसिपैलिटीज में एक सरकार है और राज्य में एक सरकार है। आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि राज्य की सरकारों का जिम्मा है अपने अंतर्गत आने वाली म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों को इकोनॉमिकली पोषित करना, साउंड करना, जो कि केजरीवाल साहब किसी सिद्धांत को, किसी संविधान को तो मानते ही नहीं है। इसी कारण से उन्होंने जब दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 13 से लेकर के और अभी तक, उन्होंने उनके फंड्स रोक के रखे। तो जो पूर्ण राज्य की बात आप कर रहे हैं, मैं उसी से कोरिलेट कर रहा हूं। इसको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता ज़्यादा है। ऐसे तो आप कहोगे कि हर जगह पर एक ही सरकार की म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए या म्यूनिसिपैलिटीज़ ख़त्म कर दो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की अलाउ नहीं करता है। और फिर मैंने कहा, अगर भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार केंद्र जो कैपिटल है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते होंगे तो देंगे, संसद में बहस होगी, संसद में तय करेंगे। अगला मतलब ये बात बड़ा स्पष्ट आज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने वाली है। दिल्ली की सरकार जो भी आएगी, आज हमारी सरकार है तो आधी अधूरी सरकार है, कोई और आएगी वो भी आधी अधूरी सरकार होगी। तो दिल्ली के लोगों का वोट का अधिकार तो आधा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं वोट फिर का अधिकार कैसे आधा हो वोट का जाएगा? अधिकार वोट तो भी हर आधा है। आदमी को वोट का क्लोज उसमें जब देना ही होता है, वो जब देगी। एक जनता एक अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार के पास ये अधिकार होते हैं कि वो एक कैबिनेट होती है, वो जो फैसला लेती है। अगर आज योगी जी ये कहें यूपी में कि मुझे सारा पानी के बिल माफ करने, तो कौन रोक के दिखा सकता है बताइए? कोई एलजी रोक देगा क्या उनके बिल को? किसी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज दिल्ली में ये खेल हो रहा है। और दिल्ली का खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से सौतेला व्यवहार करती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो आज ये भी कहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्र शासन लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली के तो असेंबली भंग हो जानी चाहिए। और ये दिल्ली के लोग अब जाग चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो दिल्ली के लोगों से उनका वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगला क्वेश्चन कुलदीप जी, आपके लिए ही सवाल है। ज्ञानेंद्र जी ने पूछा है मयूर विहार से कि आम आदमी पार्टी सभी समुदाय की प्रगति की बात करती है, विकास की बात करती है, तो अगर ऐसा है तो पंजाब और दिल्ली दोनों ही राज्यों में आपकी सरकारें होने के बावजूद भी एक भी प्रत्याशी राज्यसभा में SC, ST, OBC या माइनॉरिटी से क्यों नहीं भेजा गया? मीन्स क्या वहाँ से कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला? और यही पॉइंट आपके मंत्री ने भी उठाया था, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, राजकुमार आनंद जी ने। माइनॉरिटी की आपने बात करी तो हरभजन सिंह माइनॉरिटी से आते हैं और वो वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं। आपकी बात को स्पष्ट करता हूँ, पहले बता दूँ। दूसरी बात आपने कहा कि दलित समाज के लिए जो बात करी आपने, मैं इस दिल्ली की सीट एक जनरल कैटेगरी की सीट है और मैं एक रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जनरल सीट के ऊपर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को लड़ाया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लड़ाया हो तो एक सीट मुझे देश भर के अंदर बता दे, किसी भी सीट के ऊपर लड़ाया हो तो एक सीट बता दे मुझे इस पर लड़ा रही हो भारतीय जनता पार्टी। तो आम आदमी पार्टी सभी का प्रतिनिधित्व करती है। आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों के लिए, OBC के बच्चे के लिए जय भीम मुख्यमंत्री योजना लेके आई, जिसमें उनका बच्चा अगर IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है तो वो कोचिंग लेके बन सकता है। वही ये वही योजना लेके आई। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सबके लिए काम करने वाली बात है। और आम आदमी पार्टी में तो ऐसे में दिल्ली में आपको 4 से 5 सीटें भी और बता दूंगा, मुझे जो टिप्स पे याद है, जो जनरल सीट पर जीत के आए हुए हैं, जनरल सीट पे SC कैंडिडेट जीत के आए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना, ये तो मुझे लगता है कि सारिका चौधरी, नाम लिख लीजिए,
सारिका चौधरी काउंसलर है, एससी समाज से, जाटव समाज से आती हैं। एससी समाज से आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। मोहिनी जिनवाल आपकी दिशा गार्डन वार्ड से काउंसलर थी और जनरल सीट से। जिनवाल दिलशाद गार्डन से नहीं थी भाई साहब, नगरी से थी सर। मैं जानता हूँ, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, झूठ मत बोलिए। मैंने आपकी चौधरी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ना। सुनिए, नहीं, मैं मोहिनी जिनवाल को जानता हूँ साहब, रिकॉर्ड पे अभी चेक कर लीजिए। यू आर रॉन्ग यार, आप झूठ बोलने की आदत है आप लोगों को। पूरी बात तो सुन लीजिए मल्होत्रा जी। आपने बोला दिलशाद गार्डन से कब चुनाव लड़ी, कौन से सन में, मुझे बताइए। 2017 से 22 तक भाई साहब दिलशाद गार्डन सीट जनरल सीट है, वहां से लड़ी थी, वो बता रहा हूँ आपको मैं। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी चेक करिए। एक मिनट, अभी आप चेक, मैं बताता हूँ ना, वहाँ का दिलशाद गार्डन का काउंसलर। चलिए 17 से 22 में भी सुनिए, वहाँ पर पवार साहब काउंसलर थे, अभी भी वही रिपीट हुए हैं सर। सुन लीजिए, वो नंदनगरी से एससी सीट से। भाई साहब झूठ मत बोलिए, आपका झूठ पकड़ा गया बॉस। देखिए मैं बता, देखो झूठ पकड़ा गया। एक मिनट, मोहिनी जिनवाल नंदनगरी एससी सीट से काउंसलर थी, मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत जानता हूं। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए। अभी दे रहा हूं, आप बोलिए, आपसे गलती हो गई। स्लिप ऑफ टंग है, ये बोल दीजिए पहले। स्लिप ऑफ टंग बोल दीजिए। देखिए आपने इसको चलाइएगा, मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, अगर मोहिनी जिनवाल जनरल सीट से अगर नॉमिनेशन नहीं भरोगे बॉस, नहीं तो मैं नहीं भरूंगा। देख लीजिए, ऑन कैमरा हो आप भाई साहब, आप देखिए, आप देखिए भाई, झूठ का आज ये भी चलाइएगा आप लोग, बिल्कुल चलाइएगा। एक मिनट रुक जाइए, आप बिल्कुल चलाइएगा। ये अभी रिजाइन कर देंगे ना। अरे सुन, कर दी, एक मिनट, अभी दिखवाता हूँ, बिल्कुल अभी दिखवाता। देखिए सुनिए, दिलशाद गार्डन, सुनिए इन्होंने क्या कहा, दिलशाद गार्डन से पार्षद मोहिनी जिनवाल नहीं सुन रहे, यही कह रहे हैं ना। यही, अरे पहले इसको हाँ करिए, इसको हाँ करिए, इसको हाँ करो ना। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? 10 सेकंड, नहीं झूठ बोल रहे हैं, 1 मिनट 10 सेकंड। अगर मोहिनी जिनवाल दिलशाद गार्डन जनरल सीट से, पहले सुन तो लीजिए, दिलशाद गार्डन जनरल सीट से कहा इन्होंने। अगर मोहिनी जिनवाल जो हमारी काउंसलर हैं, अगर वो जनरल सीट, अरे सर आज भी हैं, अब वो एससी वार्ड से हैं। अब की बार बता देता हूं, अब की बार वो एससी वार्ड से हैं। सर सुन लीजिए मेरी बात, अब की बार वो एससी वार्ड से हैं, पिछली बार वो जनरल वार्ड से थी। 2017 से 2022 वार्ड का नाम बताइए ना आपने, पहले दिलशाद गार्डन बताइए, अभी बदलने का मौका दे रहा हूँ, बताइए। सर मैंने क्या कहा, अगर जनरल वार्ड से नहीं होंगी तो मैं चैलेंज करता हूं। वार्ड का नाम बताइए ना। एससी कैंडिडेट जनरल से ना हो तो आप जो कहोगे वो कह देंगे। अब आप इस्तीफा, आप भरिए, झूठ बोल रहे हो आप नॉमिनेशन मत भरिएगा, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, इसको कोर्ट कर दीजिएगा, अभी कर दीजिएगा, यहाँ पर भी झूठ बोला जाता है, अभी कर दीजिएगा। झूठ बोलने की आदत है, यमुना जी साफ करूंगा। अभी नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। रीडर्स के सवाल ले रहे हैं सर, शकरपुर से। सुंदर नगरी वार्ड एससी वार्ड है ना? अरे मेरे भैया इस बार है, मैंने 17 से 22 की बात करी, 17 से 22 का बता रहा हूँ। अरे अच्छा ठीक है, 17 से 22 में नंदनगरी से थी, नंदनगरी एससी वार्ड है। अभी गूगल, हाँ भाई, इनका चेहरा भी फक हो गया भाई का, एक मिनट अभी कर दे, क्योंकि उसने गूगल कर लिया। अरे सर तेरा भाई, अच्छा दिखाओ भाई, दिखाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर। अरे ले आओ सर, अरे ले आओ भाई साहब, भाई साहब अभी रुकिए, वॉक ओवर दे रहे हो मेरे को? अभी रुकिए, 1 मिनट ये लो जी, दिलशाद गार्डन से BS पवार। अरे सर ये मत दिखाइए, मैं दूसरा में दिखाता हूँ, मोहिनी जिनवाल दिखाओ, नंदनगरी से, नंदनगरी दिखाओ। 2017 से 22 में रीडर्स के सवाल ले लेते हैं, इसे लास्ट में आगे ले लेंगे, इसको ले लीजिए, अभी ले लेंगे। अच्छा, आगे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए। मैं मतलब फिर भी इनको कहूंगा, अभेदान देता हूँ कि ये चुनाव लड़े, इनको वॉकओवर नहीं दे, आप नॉमिनेशन नहीं भर पाओगे अपना। रीडर्स के सवाल ले लेते हैं। शकरपुर से रमेश जोशी जी पूछ रहे हैं, और आप दोनों से ही पूछ रहे हैं कि ईस्ट दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली में अतिक्रमण भी है और तारों का मकड़जाल देखते हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पूर्वी दिल्ली में इन दो जो मुख्य समस्याएं हैं, इनसे उबारने के लिए आपको रोड मैप क्या है, आप दोनों के पास रोड मैप क्या है, दोनों के लिए सवाल। और छोटा छोटा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छी है, और क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो भी उनका सवाल है, दिल्ली के अंदर क्या बात की, अतिक्रमण की बात करिए। अतिक्रमण हटाना काम है एमसीडी का। एमसीडी में 1 साल 1.25 साल से जवाब देता हूं, अभी तक उस पे क्या रोड मैप है बताइए। एक करके दोनों, और सारा अतिक्रमण ना 1 साल में हो गया। पहले दिल्ली बिल्कुल एकदम बहुत भारतीय जनता पार्टी 15 साल में बहुत सुंदर, बिल्कुल रोड पे एक रेडी नहीं थी, कहीं खोमचा नहीं था, कहीं पटरी नहीं थे, कहीं कुछ नहीं थे। पहली बात, दूसरी बात मैं बताता हूँ, 1 साल में अभी 1 महीने पहले, नोटिफिकेशन से पहले हमने ये वो लॉन्च किया है कि हम हर किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको अलग से वेंडिंग जोन दिए जाएंगे, वेंडिंग जोन में उनको शिफ्ट किया जाएगा, सब लोग रोड से हटा के। ये हमारा रोड मैप है। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाई है। 15 साल में इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। और दूसरी बात, इसमें मुख्य क्या है, अगर आज एमसीडी में हम लोग हैं और एमसीडी का कल कोई अधिकारी कहीं से कुछ हटा के जाता है तो उसको ना लगने की जिम्मेदारी किसके पास है कि वो दोबारा ना लगे?
बताइए किसके पास है? वो लोकल एसएचओ को इंटीमेशन देके जाता है, लेकिन वो लोकल एसएचओ काम नहीं करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस पे यहाँ कोई बात नहीं करेगा, यहाँ इस बात पे कोई बात नहीं करेगा कि दिल्ली पुलिस की वो कमेटी जो सबसे मुख्य रूप में अतिक्रमण में हिस्सा है, जो सबसे मेन रोल जिसका अतिक्रमण में एमसीडी से ज्यादा रोल किसी का है, आज ये कॉर्पोरेशन से ये मुद्दा हटा रहे हैं। नहीं मैंने बता दिया। कॉर्पोरेशन है। नहीं मैंने तो बता दिया, मैंने बता दिया हमारे रोड पे, मैंने बता दिया आपको भाई साहब कि हमने रजिस्ट्रेशन रहे हैं। अरे सर बता रहा हूं, आपके लाइसेंस इंस्पेक्टर का काम है, एलआई बोलते हैं उसको। मैं बता देता हूँ हमने तो दोबारा मैंने बता दिया, हम इसको 15 साल भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर पाई, लेकिन हमें अभी 1 साल हुआ है, 18 साल हो गया, हमें 1 साल हुआ है। और 1 साल में हमने अभी आपने देखा भी होगा, मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया था इस बात का कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टाउन। ये लिखिए सारे वेंडर्स को हटा देंगे दिल्ली से, ये जरूर लिखिएगा। सुन लीजिए, सबको वेंडिंग जोन देंगे, सबको वेंडिंग जोन देंगे, सबकी लाइन खींचेंगे, सबको वहां बैठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं करा, केवल इनके पार्षदों ने इन्होंने मिलकर उन रेडी पार्टी वालों को परेशान किया, उगाई किए। और फिर अब की बार रेडी पटरी वालों को भी कह रहा हूं, अब की बार आपका भाई आपका बेटा इस दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली पुलिस की जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा भी देंगे पूरी दिल्ली की। रेडी पटरी वालों के लिए जोन से उगाई करते हैं ना, नहीं जोन से उगाई करते हैं पुलिस वाले, उनको भी ठीक करने का काम करेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन आप वेंडिंग को भी ठीक करेंगे, आप वेंडर्स को हटा देंगे, ऐसा हाँ कर दीजिए ना, वो लिखेंगे। किनको हटा देंगे? दिल्ली की जनता बड़ी खुश होगी। हमारे भाई हैं वो, नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं, वो आपका काम है, इनके भाई हैं, इन्होंने वहां पर लगवाए हुए हैं। हर रेडी पटरी वाला सुनिए, मैं बता रेडी पटरी सर मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, मैं इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर देता हूँ। इसके लिए कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ा, वेंडिंग कमेटीज और वेंडिंग जोन्स बनाने की बात थी, जो जब हम निगम में थे हमने बार बार दिल्ली सरकार के पास भेजा। दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको ठंडे बस्ते में डाले रखा। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को ये केवल वोट बैंक मानते हैं, बाकी दिल्ली की जनता को वोट बैंक नहीं मानते हैं। इन्हें पता है इनका वोट बैंक कौन सा है। उनको हमने वेंडिंग जोन्स बनाने के लिए बार बार आवेदन किया, इनके पास भी सारी फाइल्स आज तक हैं, आज भी क्लियर नहीं करी हैं। उसमें सिर्फ उन वेंडर्स को अलग अलग जोन्स देने की बात है। जो रेडी वाले लोग कॉलोनीज में जाते हैं उनके टाइम फिक्स करने की बात है, वो 100% ऑन पेपर है। अब तो इनको करना है, पहले तो 2 सरकारें थी, हम निगम में चाहते थे करना, दिल्ली सरकार ने रोका हुआ था। अब तो दोनों इनके पास हैं, 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं दावे से बोल रहा हूँ ये करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो यहाँ बोल दें कि सब वेंडर्स को दिल्ली से हटा देंगे। ये आप लिख दीजिएगा। देखिए आप लिख दीजिए, इसमें मैं बता दूं क्या बोल रहा हूँ मैं। आप इसमें लिखिए कि हमने उन्हें रेडी पटरी वालों को जो पुलिस वाले परेशान करते थे ना, जो एमसीडी के एलआई जिनका इन्होंने नाम लिया अभी, जो भाजपा के पोस्टर में पल रहे थे, जो उनको परेशान करते थे, उन सबको अब की बार रजिस्ट्रेशन करा के उनको कार्ड देंगे, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। एक जगह देंगे उनको, वहां पे उनको सेट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ताकि रोड पे भी जाम ना हो और वो लोग भी साइड में अपना खड़ा रहे। पहली बात ये, पिछले 10 सालों में वो प्रपोजल इनके पास और एक और बात, एमसीडी का एक और प्रपोजल बढ़ा है। इन्होंने कहा मैं आपके चैनल पे एक वादा कर रहा हूँ आज, कूड़े के पहाड़ को हटाने का 5 साल का लक्ष्य है हमारा। 1 मिनट, कूड़े का जो पहाड़ है 5 साल का हो गया भाई, 1 साल का लक्ष्य किसका होता बताइए आप? केजरीवाल साहब ने कहा है, दिखाइए केजरीवाल साहब ने कहा दिखाइए, जैसे मोहिनी जिनवाल का दिखा देंगे। अभी दिखा दीजिए। एक कई रीडर्स ने हमारे एक सवाल भेजा है, कई मूवीज़ में जैसे आता है या मीम्स भी बनते हैं ईस्ट दिल्ली वर्सेस साउथ दिल्ली, तो ईस्ट दिल्ली की इमेज बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया पे भी इस तरह का बहुत चलता है, तो इस पे क्या आप लोग क्या करने वाले हैं? क्यों इमेज ख़राब है इतनी, कुछ बताएंगे? उसको कैसे सुधारेंगे? हाँ। क्या इमेज सुधारेंगे? देखिए इनके पास कोई विजन नहीं है, पर मेरे पास है। हाँ। मैं बताऊंगा आपको। जो ये पीछे मैंने आपको मेन हाईवेज वाले काम गिनाए, उससे साफ सुथरा भी हुआ है, पॉल्यूशन फ्री भी हुआ है, कंजेशन फ्री भी हुआ है। इसके अलावा और जहां झुग्गी वहां मकान, हमने गोविंदपुरी में 3000 मकान दिए हैं प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत। उसमें 25% दिल्ली सरकार को देना होता है, बिल्कुल नहीं दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, मोदी जी की दिलेरी के कारण, दरिया दिली के कारण उन्होंने कहा ये नहीं दे ना दे, मैं दिल्ली की झुग्गी वालों को मकान दूंगा। अभी कलंदर कॉलोनी में जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल वहीं दिए। आपको पता नहीं है? नहीं आप दिल्ली में रहते नहीं हो क्या? कहाँ पे दिए? गोविंदपुरी में। अरे इतनी बड़ी बड़ी चाबी आपने दिल्ली वालों को दिखा दी। अरे भाई साहब जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे और आपने दिए नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 3008 दिए नहीं उनको आज तक भी। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा, झूठा फर्जीवाड़ा कर दिया। वहाँ जाइए ना एक बार, गोविंदपुरी जाइए, देखिए। मैं कहता हूँ आप जाइए, उनकी हालत देखिए। फिर वो मोहिनी जिनवाल वाला प्रकरण आ जाएगा,
गोविंदपुरी की झुग्गी का मैटर है। मैं बता रहा हूँ, हार चुके हो। कोई बात मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी मीडिया मैंने आपको आवेदन दिया, आप नॉमिनेशन भरिएगा झूठ बोलने के बाद भी। देखिए सुनिए, आप मीडिया आप नॉमिनेशन भरिएगा झूठ बोलने के बाद भी। जिनवाल 2017 से 22 तक क्या नहीं अभी करिए ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या अभी रिजाइन करेंगे बिना केजरीवाल साहब से पूछे? अगर जनरल वार्ड से नहीं तो करूंगा बिल्कुल कह रहा हूं दावे से, और नॉमिनेशन नहीं यार वो दिखाई दे 2017 से 22 तक क्या वो जनरल वार्ड से गार्डन में तो है ही नहीं। घुमाइए मत। अब मोहिनी जिनवाल जनरल वार्ड से थी या नहीं थी, निकाल के दिखाइए। नंदनगरी से थी भाई, 2017 और 22 से नंदनगरी से थी। अब हो गए, आपने कहा था, अब हो गई। आपने दिलशाद गार्डन कहा ना, आपने दिलशाद गार्डन से कहा, दिलशाद गार्डन में जनरल बोर्ड से काउंसलर देंगे। नहीं थी, बताइए। नहीं थी, जनरल बोर्ड से नहीं थी, जनरल बोर्ड से नहीं थी। अभी आप गूगल करिए, आप लोग करिए ना, मेरी बात मानिए, आपकी टीम को करना चाहिए। झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई। अरे एक कैंडिडेट जा रहा है बीजेपी का भी, आपको आवेदन दिया मैंने। एक कैंडिडेट जा रहा है बीजेपी का भी, आपको आवेदन दिया है मैंने। किसका? ये वाला कि दिल्ली में यमुना पार्क की इमेज जो खराब है उसको ठीक करने के लिए क्या कैसे मैंने बताया। देखिए मैं कलंदर, एक सेकंड, एक बात रह गई उसमें। कलंदर कॉलोनी में दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी में जो वार्ड है उसमें 4000 जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात उसको नोटिफाई कर दिया है, और उस पे काम इलेक्शन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। तुरंत होता रहा है, अब भी 10 साल में नहीं हुआ, तुरंत हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? गोविंदपुरी में बने ना, कलंदर कॉलोनी चेक कीजिए, मैं तो नोटिफिकेशन है। मैं बोल लूं कुलदीप भाई? आप बोलिए। नोटिफिकेशन है, और मैं इसके सवाल मुझसे जवाब दे दी। नहीं, जवाब पहले मेरे दोनों से था। आप भी दीजिएगा ना, आप अपना विजन बताइएगा। मैं बता रहा हूं अपना विजन। जहां भी पूर्वी दिल्ली में झुग्गी क्लस्टर है, वहां पर जहां झुग्गी वहां मकान, जैसे गोविंदपुरी में 3018 मकान बन के तैयार है, हैंडओवर कर दिए गए हैं। इसी तरह ये योजना प्रारंभ हो गई कलंदर कॉलोनी और उसके आसपास की 3 कॉलोनीज में, और बाकी भी पूर्वी दिल्ली के अंदर जहां भी झुग्गी क्लस्टर है वहां पे हम मकान देने का काम करेंगे। एक बात जो, दूसरा एक बड़ा काम जो हमारी विजन में है, हम 3000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार केजरीवाल साहब ने यमुना जी पर किया है उसको इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। जो कर्म करेंगे वो भुगतना पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ दैट हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जीवनदायिनी हमारी संस्कृति की प्रतीक यमुना दिल्ली में से और पूर्वी दिल्ली से होकर जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी में हम यमुना जी को क्लीन करने का काम करेंगे, साबरमती फ्रंट की तरह। इन्होंने तो नहीं बनाया 10 साल में, हम यमुना जी पर टूरिज्म फ्रंट भी बना के देंगे और यमुना जी के जल में आचमन भी करवाएंगे आप लोगों को। ये हमारी प्रायोरिटी में होगा। ये नहीं बता सकते इस बात को कि 3000 करोड़ कहाँ गए। जी कुलदीप जी, आप बताइए। पहले मैं इसलिए निकाला था, मैं निकाला। देखिए इन्होंने अभी कहा जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, इन्होंने वहां के लोगों को उठा के कहाँ फेंका पता है? कहीं नहीं बेचारों को नरेला में लेके गए। उन लोगों को नरेला में ये लोग लेके गए। पहले बात समझ ली, नरेला में लेके गए जहाँ और उनकी वहां क्या हालत है उन फ्लैटों की, आप जाके देखोगे तो 200-300 लोगों को फ्लैट दिए, उनकी हालत क्या बद से बदतर है ये देख लेंगे। इनका विजन क्या पता है? इन्होंने आज जितनी, अरे सर पहले सुन लीजिए, पहले बता रहा हूँ ना, जहां जहां डीडीए की जमीन पर झुग्गियां थी, चाहे वो हमारे विधायक तुगलकाबाद सईराम पहलवान जी उनकी विधानसभा में थी, डीडीए ने तोड़ने का काम किया। कालका जी विधानसभा के अंदर थी गोविंदपुरी में, डीडीए ने तोड़ने का काम किया। दिल्ली के अंदर लगातार ये झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये सरकार आएगी तो ये झुग्गियों को तोड़ने का काम करेगी। इन्होंने जो वादा किया था, सुनिए, बताइए, इन्होंने 10 साल पहले बता तो दूं, इन्होंने कहा जहां झुग्गी जहां कौन सी झुग्गी 10 साल में, अब कह रहे नोटिफाई कर दिया 10 साल बाद, अभी ये चुनाव के बाद बन जाएगा। चुनाव के बनेंगे नहीं, चुनाव के बाद झुग्गियां टूट जाएंगी, उनको नस्तानाबूद कर दिया। आपने कहा मेरा विजन क्या है, आपने कहा यमुना पार की सबसे बड़ी बात। देखिए यमुना पार में आज अगर सबसे ज़्यादा कोई समस्या है मेरी नज़रों में तो वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और वो इतनी बड़ी समस्या है कि आज लगातार इस दिल्ली के अंदर कहीं बलात्कार आपको मिलेंगे, कहीं बलात्कार हो जाता है, कहीं गाड़ियों से रौंद के चला जाता है, जगह जगह कहीं पर नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। एक पार्कों के अंदर लोग लड़के नई उम्र के लड़के बैठकर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई गांजा सूंघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो एक वो क्राइम है, उस क्राइम को ख़त्म करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात क्या है कि डीडीए के पास जो मैं कर सकता हूँ आपको वो बता रहा हूँ, डीडीए के पास बहुत सारी ओपन लैंड हैं जिनके जहां पर हम नए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं, लेकिन डीडीए जो है वो लैंड हैंडओवर नहीं करता है। अगर डीडीए हैंडओवर करेगा तो निश्चित रूप से उसको बनाने का काम करेंगे। वो जो खाली जगह हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये हमारा विजन है। इस विजन को लेकर इस दिल्ली के जा रहे हैं। दूसरी बात, इस दिल्ली में एक और बड़ी समस्या है कि 10 साल में लोगों को ये नहीं पता कि सांसद कौन हो। अगर मेरे यहाँ जाओगे तो लोग बोले कुलदीप कुमार सांसद है, कहीं और जाओगे तो बताया विधायक का नाम बताएगा, सांसद किसी को नहीं पता। अब की बार पूरी दिल्ली में ऐसा सांसद तो मिले
मिलेगा, जो उनके बीच में का रहने वाला है उनके बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आधा टाइम कहीं बाहर ही घूमता रहेगा विदेशों में और यहाँ मिलेगा ही नहीं, वो उनके बीच का व्यक्ति होगा और इस दिल्ली की इमेज को इस तरह से सुधारने का काम करेंगे। सर, मनीष अस्थाना जी ने कुलदीप जी से सवाल किया है कि दिल्ली की जनता जो भ्रष्टाचार से पीड़ित थी उन्होंने पूरा समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब वही सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई नहीं है तो कोर्ट के सामने ऐसा क्या सबूत है कि अभी तक सभी आप नेताओं की रिहाई नहीं हो पाई है? देखिए, वो उनका सवाल बहुत जायज़ है और उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से कि जो दिल्ली जो ये PMLA एक्ट है, ये एक्ट अपने आप में बड़ा पेचीदा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। 2018 के बाद अब आपको प्रूफ करना, आपको ईडी ने उठा लिया, आप पे केस दर्ज करना, अब आप साबित करो आप बेगुनाह हो या नहीं हो। ईडी साबित नहीं करेगी आप गुनाहगार हो, ईडी तो जाती रहेगी हर बार। ईडी क्या करती है, जब भी डेट मुख्यमंत्री की आती है ईडी कहती है अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ से 4 कागज मिल गए, अभी हमें यहाँ से 4 कागज मिल गए। इतने 1000 पन्नों की चार्जशीट बनाने के बाद, इतने 1000 पन्ने इकट्ठे करने के बाद, इतनी जगह रेड करने के बाद आज तक मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई ईडी कोर्ट के अंदर। और हुआ क्या, अभी जब संजय सिंह जी की जमानत हुई कोर्ट के अंदर तो कोर्ट ने क्या कहा ईडी को, कोर्ट ने कहा अगर आप लोग इस जमानत को अपोज करोगे तो हम लोग इनको, अगर हमने सुनवाई करी और हमने इनको बेल दी उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से केस ही खत्म हो जाएगा। तो पूरा जो एक्साइज पॉलिसी का एक केस है ना, आज तो स्पष्ट हो चुका है, शरद चंद्र रेड्डी जैसे लोगों से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हर्षवर्धन जी जवाब नहीं दिया कि 60 करोड़ रुपए, जब संजय सिंह की बेल हुई, 60 करोड़ रुपए, जब वो अरविंद केजरीवाल को बेल डिनाई करता है, हाई कोर्ट से नहीं हुई, चलो सुप्रीम कोर्ट से ठीक कर लीजिए अपनी अभी वहां भी गलत हो गए, यहाँ भी गलत हो गए। सुप्रीम कोर्ट बता दीजिए, मतलब कोर्ट संजय सिंह की बेल पे ठीक है, हाँ, और जब केजरीवाल साहब को डिनाई करता है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बता रहा हूं, चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट भी चले तो गए, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल जब रिजेक्ट करी तब क्या था, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी की बेल रिजेक्ट करी, उसके बारे में वो क्या था, मैंने फिर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पूरा का पूरा जो PMLA कानून है, ये कानूनी है कि जब तक ईडी अपोज करती रहेगी, जब तक बेल नहीं मिलेगी, 8 ईडी के संबंध को इवेट किया केजरीवाल साहब ने, अरे 8 ईडी के संबंध को इवेट किया केजरीवाल साहब ने, सच्चे थे तो अक्टूबर में पेश हो जाते। मुख्यमंत्री जी इसमें क्या दिक्कत थी, हमेशा कानून को मानते हैं, लेकिन जब संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया बिना किसी समन के, बिना किसी उसके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहती है दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। और वो आप देख रहे हो दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली सरकार को गिराने की तरह हथकंडे बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आप लोगों ने सर वो तो गूगल कर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ, जनरल सीट वो हम करा देंगे, अभी कर छापिएगा आप अपने अखबार में, और ये भरेंगे नहीं नॉमिनेशन, इनको भेज दीजिए, ये नॉमिनेशन भरेंगे मैं तो आप पे छोड़ता हूँ, आप गूगल करके इनको भेज दीजिए, मेरे को भी भेजिए। अब आप ये ऐसी का बड़ा मुद्दा, अगर आप नहीं छापोगे तो गलत होगा, ये छाप दीजिएगा। 2000 मैंने फिर पहले भी क्लियर फिर कर रहा हूँ, 2017 से 22 तक जनरल सीट पे मोहिनी जीनवाल काउंसलर रही है, और अभी तक गूगल होकर के आया नहीं है। अरे मैं गूगल थोड़ी कर रहा हूँ, इनको करना चाहिए। तो कुलदीप जी, हाँ वो चेक कर, हाँ बस ये कर लीजिएगा। कुलदीप जी, हर जी आप लोग यहाँ आए और बात रखी है, अपना अपना विजन रखा है, तो हम कोशिश करेंगे अखबार के माध्यम से, हमारे डिजिटल के माध्यम से आपके वोटर तक पहुंच जाए। जो हम लोग कोशिश कर रहे थे दोनों के बीच में पुल बनने का, वो हम ये आगे भी जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप लोगों को जब हम आमंत्रित करें तो आप हमें मौका दें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।